अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अबाउट एटॉमिक साइज़ वेरिएशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि जो एटॉमिक साइज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो किस तरह से वेरी करता है, उसका ट्रेंड क्या है डाउन द ग्रुप और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम वैसे बात करें जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें डाउन द ग्रुप जो है, ये वाले जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें जो अल्कली मेटल्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, इनका जो है वो अटामिक डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। अगर आप फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ तक जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होता है फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी जो है वो उन पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से शेल कंट्रैक्ट होता है और आपके पास जो है एटॉमिक साइज़ रिड्यूस हो जाता है। ये था आम पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये वाले जो हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इनकी करें तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है वो एस में आता है, और अगर हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की बात करें तो इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस ऑर्बिटल पे ख़त्म होती है, तो वो हमारे पास है पी। बोरॉन की अगर हम बात करें तो उसका जो आखिरी शेल है वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन में पी में 2 होंगे, नाइट्रोजन में 3 होंगे, ऑक्सीजन में 4, नाइट्रोजन फ्लोरीन में 5 और नियॉन में 6। आपको पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह ये वाले जो हैं आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल्स में आता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक ऑर्बिटल होता है, वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, मतलब बाकी फुल होते हैं ऑर्बिटल्स और जो डी है इसमें फिल होना होता है। इनमें एस फिल होना होता है, इनमें पी ने फिल होना होता है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पी में आएगा, इधर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एस में आएगा, दूसरा भी एस में आएगा। यहाँ पे अगर आप इनकी बात करें तो पहला डी में आएगा, दूसरा भी डी में एंड सो ऑन। डी में आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें 10 ही एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उसकी डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेजर्ड इन पिकोमीटर। बेसिकली जो डिस्टेंस है कहाँ से, न्यूक्लियस से लेके उसका जो आखिरी आउटर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस जो है वो उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो शेल्स होते हैं, अगर एक शेल होगा तो वो ही आउटर मोस्ट शेल होगा। अगर किसी लिथियम की एग्जांपल ले लें तो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स की तादाद कितनी होगी, 2। तो उसमें जो फर्स्ट शेल होगा उसको हम इनर शेल कहेंगे, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और अगर हम बात करें सेकंड की तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल, या उसका नाम होता है वैलेंस शेल्स। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस
टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से लेके न्यूक्लियस का तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। उसका यूनिट क्या है? पिकोमीटर। ये देख लें आप कि जो हाइड्रोजन है इसमें नंबर ऑफ शेल्स एक ही है, उसका इतना नहीं होगा एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर आप बात करें लिथियम की तो इसका इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स की तादाद कितनी है? 2। अगर आप सोडियम की बात करें तो इसमें 3 शेल्स हैं, तो ये उससे इंक्रीज़ हो जाएगा। पोटाशियम में 4 है तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। रुबिडियम 5 एंड जो आप बात करेंगे तो सीजियम की तो इसमें 6 है, और इसी तरह से डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड तो यहाँ पे देखें इसका कम हो गया है, इसी तरह इसका कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और पीरियोडिक ट्रेंड एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस दे सराउंड। बेसिकली नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसमें? आउटर इलेक्ट्रॉन में और जो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं उसके दरमियान का जो नेट फोर्स अट्रैक्शन होती है उसका हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। उसकी फार्मूला है चेक करने का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस इनर इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम करने का जो फार्मूला है। इनर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑन ऑल द शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल। मैंने आपको बताया कि आउटर शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी शेल्स होंगे उनको हम इनर शेल्स कहेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया लिथियम की, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस इनर इलेक्ट्रॉन्स। उसमें प्रोटॉन्स की तादाद 3 है, 3 माइनस 2। मैंने आपको बताया था कि जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में होंगे और एक जो है वो आखिरी में होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद इसमें 3 है, माइनस 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ यहाँ पे आपने पुट कर देना है तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। द इनर इलेक्ट्रॉन्स हैव अ शील्डिंग इफेक्ट ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये शील्डिंग इफेक्ट में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में चेक करूँगा कि किस तरह से इसको एग्जांपल दे के इसको समझाऊँगा। ब्लॉकिंग सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। उसका जो कुछ चार्ज होता है, एज ए रिजल्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन कैन ओनली सी अ पॉजिटिव 1 चार्ज इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे पॉजिटिव 1 चार्ज का क्या मतलब है? ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। मतलब 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 ही होना चाहिए था, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ चार्ज जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस चार्ज देन इनर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप अगर इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो एटॉमिक रेडियाई इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, मतलब इनका अपोजिट रिलेशन होता है। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। आप यहाँ पे देख लें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम में आपने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था? 3 माइनस 2, 3 था प्रोटॉन नंबर और माइनस 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम में इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी 2 और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी? 4।
तो यहाँ पे +2 होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे +3 +4 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह से आप डाउन द ग्रुप मूव करें तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप डाउन यहाँ से नीचे से ऊपर जाएं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। ये फार्मूला आपने लगा के देखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज़ होता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ शेल्स की तादाद भी इंक्रीज़ होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होता है अगर आप फ्राम डाउन द ग्रुप जाएंगे। ये एरो शो कर रहा है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? The shielding effect is the reduction of the attractive force between the nucleus and its outer electrons due to the blocking effect of inner electrons। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हैं शील्डेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था कि अगर विंडो में से सनलाइट पास हो रही है तो अगर आप उसके सामने एक पर्दा कर दें तो सम ऑफ द सनलाइट विल रिड्यूस, कम हो जाएगी। अगर आप एक और पर्दा लगा दें तो और कम हो जाएगी, अगर आप एक और लगा दें तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, मतलब सनलाइट उसमें से पास नहीं कर सकेगी। यही वाला अगर आप मिसाल एग्जांपल यहाँ पे रिलेट करें तो वो क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स की रिडक्शन हो जाती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी होनी चाहिए थी आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब इन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, थोड़ी सी अट्रैक्शन को ये इस तरफ आने देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका और इसका डिस्टेंस कम है। क्यों कम है? क्योंकि न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन इसकी बनिस्बत कम है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो वो ज़्यादा है बनिस्बत इसके। ये ही होती है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ इनर शेल्स ज़्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और उतना ही ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा बाहर की तरफ होंगे। जब ये शेल एक्सपैंड कर जाएगा, मतलब अट्रैक्शन इस पर नहीं होगी, तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा यहाँ पे। और एटॉमिक साइज जो है वो, एटॉमिक साइज इज़ बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस होता है, अगर आप यहाँ पे कर दें तो बढ़ जाएगा एटॉमिक साइज। इसी तरह से बढ़ता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से है डिफाइन डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जो है अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, इज़ ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वजह से कम हो जाता है अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, शील्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। पहले जो n=1, n=2, n=3, मैंने आपको बताया था कि ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ये वाला मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल किस शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी।
तो 1s में फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर इस 2s में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम इससे कम है, फिर इससे जिसकी कम होगी फिर उसमें जाएंगे। पहले जाएंगे 1s में, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, 4s में, 3d, 4p एंड 5s। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। पहले यह 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड 4d, 5p एंड 6s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस फार्मूला के तहत। अब जो हमारे पास बेसिकली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो आर्गन की होती है 18, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक कांस्टेंट है इसलिए हम इसको आर्गन ही कह देते हैं कि आर्गन तक। आगे जो चेंज हो रही है वो हम लिखते हैं 3d1, 4s2। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम की वो है 3d1, 4s2। 3d2, 4s2 किसकी है, टाइटेनियम की, वेनेडियम की 3d3, 4s2, क्रोमियम 3d5, 4s1। अब यहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, बेसिकली शेल्स नहीं, आर्बिटल्स कौन से हैं, s और d आर्बिटल्स। या ये तो स्टेबल होते हैं जब ये होते हैं हाफ फील्ड, और या फिर ये स्टेबल होते हैं जब ये होते हैं फुल फील्ड। अब इस कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे आना था 4 और यहाँ पे 2। अब दोनों ऑर्बिटल ये तो स्टेबल हो जाता, लेकिन ये स्टेबल नहीं होना था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके d में आ जाता है। ये भी हाफ फील्ड हो जाता है क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 5। तो इस वजह से ये दोनों ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो जाते हैं और ये वाला जो है इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे होनी चाहिए थी 3d4, 4s2, लेकिन ये फुल फील्ड हो जाता और ये हाफ फील्ड भी ना होता। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों हाफ फील्ड हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाता है। इसी तरह फिर 3d5, 4s2, then 3d6, 4s2, 3d7, 4s2 एंड 3d8, 4s2। देन अगर हम बात करें कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल करने चाहिए, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एक कंसेप्ट आता है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सेम स्पिन के साथ, मतलब इस तरह से स्पिन होनी चाहिए, यहाँ ये वाली नहीं होनी चाहिए। पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। पहले एक इसमें आएगा, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर आपने ऐसे नहीं करना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया, इसी में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन फिल कर दें। तो स्कैंडियम में डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट उसके ऑर्बिटल में। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये उसी तरह रहेंगे। अब जो टाइटेनियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, तो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा और 2 4s2 में है। इसी तरह वेनेडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा और 4s2 में इधर ही रहेंगे। क्रोमियम में यहाँ पे 4 होने चाहिए थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन s से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, जंप करके यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। फुल फील्ड तो तब होता है डी वाला जब यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फुल फील्ड होता।
हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है और ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है। इसी तरह अब यहाँ पे हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 5 हैं, इसमें 2। इसी तरह आयरन में एक इलेक्ट्रॉन अब इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें 3 नहीं हो सकते, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे फिल होगा आयरन में, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। फिर अब जो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब वो रिपेल करते हैं, अगर अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा रिपेल करेंगे। ज़्यादा रिपेल करने की वजह से क्या होगा कि शेल एक्सपैंड हो जाएगा। शेल एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं होगा और क्या होगा कि एटॉमिक साइज़ इतना इंक्रीज़ नहीं होगा। अब आपने याद रखना है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज तक एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि फ्राम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज तक जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होता है। ये बात अपनी याद रखनी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक अब दो दो इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, जिसकी वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका यहाँ पे नंबर है 21। आप वो वाला फार्मूला लगाएं तो 21 - 19 जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्कैंडियम में, वो उनकी जो तादाद है वो 19 है, तो +2 जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। टाइटेनियम में 22 इसका एटॉमिक प्रोटॉन नंबर है, 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर इलेक्ट्रॉन, इसका भी +2, इसका भी +2, इसका भी +2, इसका भी +2। और शील्डिंग इफ़ेक्ट इनमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे पड़े हैं। अगर वो करीब करीब होते तो एक दूसरे को रिपेल करते। रिपल्जन के नतीजे में क्या होता कि इलेक्ट्रॉन जो शेल था एक्सपैंड हो जाता है, इनर शेल एक्सपैंड हो जाते हैं। इनर शेल एक्सपैंड होने की वजह से जो आउटर शेल होगा वो उससे न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा। बहुत दूर जाने के नतीजे में उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज तक क्या होता है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक रेडियस है, वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। और फ्राम आयरन, कोबाल्ट, निकल, अब इसमें देखें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। फ्राम आयरन टू निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनमें क्या होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफ़ेक्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफ़ेक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इनमें जो एटॉमिक साइज़ है वो तकरीबन कांस्टेंट होता है। इन तीनों का सेम होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। क्योंकि रीज़न क्या है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफ़ेक्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, शील्डिंग इफ़ेक्ट कम था। मैंने आपको बताया था शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से
शेल जो है वो दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कम होगा। आयरन कोबाल्ट निकल में क्या होगा, तकरीबन कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा सा जो है वो फ़र्क होगा 1-2 का, क्योंकि इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्ड इफेक्ट सेम है। अगर आप बात करें कॉपर की और जिंक की, तो इसमें देखें तकरीबन, अब ये वाली कंडीशन देखें कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था कि या तो वो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं या फुल फील्ड स्टेबल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था और यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट जंप करके इधर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये एक फुल फील्ड हो जाए और ये एक हाफ फील्ड हो जाए। अगर पहले वाली कंडीशन होती तो यहाँ पे 2 होते, ये तो फुल फील्ड होता, लेकिन ये हाफ फील्ड भी ना होता। इसलिए या तो एक हाफ फील्ड होना चाहिए। अगर एक ऐसी कंडीशन बन रही है कि एक हाफ फील्ड हो रहा है और एक फुल फील्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी जानिब जंप कर जाएगा और यहाँ पे फुल फील्ड कर देगा और इसको हाफ फील्ड कर देगा। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत बहुत करीब पड़े हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स वो आखिरी शेल जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और सेम इज़ द केस फॉर हेयर, इसमें भी एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये आपने देख लेना है। जिंक की है, आउटर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने गिन लेने हैं कितने हैं। और ये आपके पास टाइटेनियम का है। टाइटेनियम में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरे में 10 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। जान हो रही है।